नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार बढ़ता रहे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि एक तरफ शेयर बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है और उसके दूसरी तरफ ब्याज दरों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इक्विटी फंड में निवेश करें या फिर डेट फंड में, पोर्टफोलियो बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे आज के अपने फॉर्मूला गुरु शो में। लेकिन उससे पहले जरा नज़र डाल लेते हैं कि कौन से हैं वो बड़े सवाल जिनके उत्तर आज हम तलाशेंगे, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर बाजार में जो भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में हमें क्या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करना चाहिए, क्या किसी दूसरे तरह के फंड में जाना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे कि आखिर में जब बाजार गिर रहा हो, शेयर बाजार गिर रहा हो, तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई परिवर्तन होना चाहिए या नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि मौजूदा माहौल में अगर पोर्टफोलियो बनाया जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं, शेयर बाजार नीचे जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष तरह के बदलाव की आवश्यकता है पोर्टफोलियो में या नहीं करना चाहिए, समझेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट से। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि डेट या इक्विटी, किस तरह के फंड में अभी के माहौल में ज़्यादा निवेश रखना चाहिए, किस तरह का रेशियो होना चाहिए, कितने अनुपात में हमें, क्या इस समय ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो क्या डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें क्या। ये से जो तमाम सवाल हमारे पास आते हैं उसके जवाब आज के फॉर्मूला गुरु में हम तलाशेंगे। इसके अलावा अगला सवाल ये है कि क्या इक्विटी फंड से पूरी तरह से निवेश निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं दर्शकों की तरफ से कि बाजार गिर रहा है तो क्या हमारा पोर्टफोलियो जो है वो भी घट जाएगा, क्या हमको अभी इक्विटी से पूरे पैसे निकाल लेने चाहिए। तो वाकई में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज के शो में आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एक्टिव या पैसिव, किस तरह के फंड में निवेश जो है वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, एक्टिव फंड में निवेश करें या फिर पैसिव फंड। और छठा सवाल ये होगा कि सेक्टोरल फंड में अगर निवेश करना चाह रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो किस तरह के सेक्टोरल फंड को चुनना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सातवां महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि क्या पोर्टफोलियो में ऐसे फंड को रखना चाहिए जिनका कि एक्सपोजर विदेशी बाज़ारों में हो। खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपके बाज़ार उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या विदेशी बाज़ार जहां में जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसमें एक्सपोजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इन सब के बाद आज का आखिरी सवाल, जो हमारे आज के खास मेहमान होंगे जितेंद्र सोलंकी जी, उनको हम एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहेंगे और उनसे जानेंगे कि 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो अभी अगर बनाना हो तो किस तरह का पोर्टफोलियो बनाएंगे, किस तरह के फंड में निवेश करना चाहेंगे, कितना डेट में पैसे लगाएंगे, कितना इक्विटी में लगाएंगे और किस तरह के फंड का सिलेक्शन उनका होगा, ये हम जरा आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज अब आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी से। सोलंकी जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। और आज की थीम के हम तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर जाएं उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की जो स्थिति है उसमें म्यूचुअल फंड में निवेश को आप कैसे देख रहे हैं और अगले 1-2 साल में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश हम लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। देखिए विपुल जी, जहाँ तक शेयर बाजार की बात है तो वॉलेटिलिटी है, ये तो हम सब जानते हैं, और वॉलेटिलिटी शायद रह भी सकती है इस साल जिस हिसाब से हम जो सिनेरियो बन रहा है। तो निवेशकों के मन में जरूर रहेगा कि इक्विटी बाजार में अगर इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी तो क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है तो डेट फंड काफी अट्रैक्टिव है। अब डिपेंड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पूरे साल रहता है या हम बीच में थम जाते हैं। बट फिर भी 2023 में अगर देखें तो डेट फंड में रिटर्न जो है वो थोड़ा पहले के मुकाबले बेहतर रहेगा। तो डेट फंड में जरूर आप जो है निवेश करने का देख सकते हैं। और अगर आपकी अवधि 3 साल से ज्यादा है तो आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर मिलता है। शेयर बाजार की जहां तक बात है तो मेरी राय में इक्विटी अपने एसेट एलोकेशन का हिस्सा है आपके। मैं 1 साल का व्यू लेके या 2 साल का व्यू लेके नहीं अपने एलोकेशन को बदल सकता या मैं निवेश नहीं कर सकता। तो मेरी राय में अगर आपकी लंबी अवधि है, आप वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो शेयर बाजार में रहना स्वाभाविक है, क्योंकि यही एक ऐसी एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको दे सकती है। ठीक सर, अब आते हैं आज की थीम पर, और आज की थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जैसा कि जिक्र हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि जिस तरह की वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है, ऐसे में सर अगर जैसे बहुत सारे सवाल हमारे पास रोज़ आ रहे हैं और ख़ासतौर से दोपहर 2 बजे जब हम लाइव जुड़ते हैं दर्शकों के साथ, उसमें इस तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या अपने पोर्टफोलियो को बदल लेना चाहिए, क्या इक्विटी से निकल जाना चाहिए, तो अभी किस तरह के बदलाव आप करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव हो तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो हमने एक प्लानिंग की हुई है उसको पूरी तरह चेंज करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, जो आपने एक लक्ष्य बनाया है उस हिसाब से ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, और कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए विपुल जी, जो मेरा प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट का, वो इवेंट बेस्ड नहीं हो सकता। यानी कि कोई शेयर बाजार में उथल पुथल हुई तो मैंने सडनली अपना एलोकेशन चेंज कर दिया, और सडनली कल को अच्छा हो गया तो मैंने कुछ और एलोकेशन कर दिया। तो इवेंट बेस्ड जो चेंजेस होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। उल्टा जो है, आप कुछ अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं। अब मान लीजिए अगर शेयर बाजार गिरता है तो ये तो वो अपॉर्चुनिटी होती है कि जहां पे आप एलोकेशन थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। हो सकता है आप डेट से थोड़ा सा निकाल के इक्विटी में ज्यादा निवेश कर सकें, क्योंकि आपको पता है अगर आप कम प्राइस में कोई चीज खरीदेंगे तो जब भी प्राइस बढ़ेगा तो आपको फायदा ही होगा। तो जहां तक एलोकेशन चेंज करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि जब शेयर बाजार अगर गिर रहा है तो उस वक्त तो ज्यादा एलोकेट करना चाहिए। और जहां तक शेयर बाजार अगर अच्छा करता है तो एलोकेशन चेंज करने का एक ही तरीका होता है कि अगर आपका एसेट एलोकेशन बिल्कुल चेंज हो गया है तो या तो उसको ठीक करना है, या मुझे कोई फंड परफॉर्मेंस है उसको देख के फंड को मुझे ठीक करना है, किसी स्कीम से निकलना है या किसी और में निवेश करना है, तो वो स्ट्रैटेजीज हो सकती है। लेकिन एलोकेशन बदलने का मुझे नहीं लगता कि अगर शेयर बाजार में वोलेटिलिटी है तो आपको अपना एलोकेशन चेंज करना चाहिए। इसके चलते ये तो एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको लंबी अवधि में कई बार देखने को मिलेगी। जी। तो फिलहाल जितेंद्र जी का मानना ये है कि अपने लक्ष्य के हिसाब से आप चलें। ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट आ गया उसकी वजह से अपने आपने जो लॉन्ग टर्म गोल बनाए हैं वो सबको ध्वस्त करते हुए आप नए तरीके से स्ट्रेटजी प्लान करते रहिए। बाजार अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इवेंट आपको नज़र आएंगे, और इन तमाम चीज़ों के बीच में आपको अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सर ये कि अभी जो करंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसमें अगर एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो किन चीज़ों का मोटा मोटा आपको लगता है कि ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव होगा आपके? क्या इस समय डेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए? कैसे किन महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अभी की साइकिल में? देखिए, जो करंट सिनेरियो है उसमें एक चीज तो जरूर है कि मैं किस फिक्स इनकम ऑप्शन में निवेश करूं, वो थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड अच्छे दिख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो है, स्मॉल सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो मेरा जो एक्सपोजर है, जरूर मन करेगा कि इन इसमें मुझे ज्यादा एक्सपोजर लिया जाए। पर जैसा मैंने पहले कहा कि आपका जो इक्विटी का हिस्सा है वो आपका इंटैक्ट रहना चाहिए अपनी लंबी अवधि के निवेश के या लक्ष्य के अकॉर्डिंग। जो आपका डेट का हिस्सा है उसमें जरूर बदलाव किया जा सकता है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते थे तो आप डेट म्यूचुअल फंड की तरफ आ सकते हो। ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 3 साल के बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, तो आपको बेहतर रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। और डेट म्यूचुअल फंड में डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती है, तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं विद इन फिक्स इनकम ऑप्शन। तो फिक्स इनकम ऑप्शन में जरूर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। मैं ऑल्टरनेटिव देख सकता हूँ, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट का निवेशक रहा हूँ तो मैं जी। ऑल्टरनेटिव भी देख सकता हूँ, तो वहां चेंज हो सकता है। बट ओवरऑल एलोकेशन की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि ईयर वाइज हम कोई एलोकेशन ओवरऑल में स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। हम्म। तो ईयर वाइज कोई स्ट्रेटजी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी जो माहौल है उसका फ़ायदा उठाने के लिए फिक्स इनकम एलोकेशन में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन बड़े जो लक्ष्य हैं जिनके लिए आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको करना चाहिए, ऐसा जितेंद्र जी नहीं मानते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, डेट या इक्विटी, किस तरह के फंड में ज़्यादा निवेश करना चाहिए? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो कि हमारे दर्शक अक्सर पूछा करते हैं कि क्या अभी डेट फंड में लगना चाहिए, क्या और मौजूदा सिनेरियो में क्या डेट फंड में एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए? क्या आदर्श रेशियो हो सकता है डेट इक्विटी का? इस पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो। देखिए, आइडल अगर मैं रेशो की बात करूं और जितनी रिसर्च होती है उससे भी जो निकल के आता है, तो 60-40 का रेशो एक बड़ा अच्छा माना जाता है कि आप 60 इक्विटी में निवेश करते हैं और 40 आप डेट और अदर एसेट क्लासेस की तरफ जाते हैं।
तो ये रेशो काफी अच्छा माना जाता है। बट मौजूदा सिनेरियो में जिस हिसाब से मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं या करंट सिनेरियो बैठे हैं, मे बी मैं 50-50 का अगर रेशो लेता हूँ, 50% में इक्विटी में निवेश करता हूँ और 50% में डेट की तरफ जाता हूँ। अब उस डेट के अंदर मैं डेट म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा मैं गोल्ड एलोकेशन, उस गोल्ड को भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो वो जो 50 है उसके अंदर मैं अपना थोड़ा वेरिएशन ला सकता हूँ। लॉन्ग टर्म फंड जो है, अब अगर मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादातर शॉर्ट टर्म फंड में रहा है, तो मैं लॉन्ग टर्म फंड्स को जो है अपने इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। और वो लॉन्ग टर्म फंड आगे चल के मुझे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगर हम करंट सिनेरियो को देखें। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपना फिक्स इनकम पोर्टफोलियो जरूर चेंज करना चाहूंगा। और जहां तक इक्विटी की बात है, तो इक्विटी में एलोकेशन मेरा वही जो 50% है उसी के अंदर, लार्ज कैप मिड कैप इसके अंदर मैं एलोकेशन को देख सकता हूँ। तो मे बी 50% लार्ज कैप, 50% मिड और स्मॉल कैप उस कैटेगरी में मैं जा जी। सकता हूँ। तो मे बी आज के सिनेरियो में 50-50 का एक अच्छा रेशो हो सकता है। 50-55 ये एक अच्छा रेशियो हो सकता है। इस बीच जो है अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी जो सवाल आ रहे हैं हमारे पास, जिसका उत्तर आपने कहीं ना कहीं पहले प्रश्न में ही इशारों इशारों में दिया कि क्या इक्विटी फंड से पूरी तरीके से अभी बाहर हो जाना चाहिए, और लोग ये कह रहे हैं कि क्या पूरा पैसा निकाल करके डेट फंड में लगा दें, या पैसे अब ब्याज बढ़ गए हैं तो क्या म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल करके सारे पैसे की एफडी करा दें। तो इस तरह के भी बहुत सारी दुविधाएं, सवाल हमारे पास आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें कि इस तरह की सिनेरियो जब देखने को मिले, जब बाजार गिर रहा हो, तेज़ी से गिर रहा हो, या बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही हो, या आगे चल करके आशंकाएं कहीं यूएस में स्लो डाउन आता है तो भारत पे क्या असर होगा, इक्विटी मार्केट कैसा परफॉर्म करेंगे, तो ऐसे माहौल में क्या इक्विटी फंड से पूरे पैसे निकालना सही स्ट्रेटजी होगी? देखिए विपुल जी, एक बात तो हम सबको ये माननी चाहिए कि मार्केट को टाइम बहुत मुश्किल है। मैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, मैं मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकता हूँ जिससे कि मैं आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मैं ग्रैस्प कर सकूं। अब अगर शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी आती है और मैं पूरी तरह से निकल जाता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं निकल जाऊंगा, बाद में जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो मैं दोबारा से निवेश करूंगा। उसमें आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत हो जाएगी और आप जो चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत मार्केट जो है बिहेव कर सकता है। और ये शॉर्ट टर्म व्यू होता है जब हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी तरह से निकलना तो मेरी राय में पूरी तरह से गलत है। ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी ही नहीं चाहिए। पूरी तरह से आप तब निकलते हैं जब आपने गोल के करीब पहुंच जाता है और आपको लक्ष्य के लिए पैसा यूटिलाइज करना है। वहां लेकिन फिर मार्केट नहीं देखा जाता कि कितना कम है कितना ज्यादा है, क्योंकि आपको गोल जो है अचीव करना होता है। पर मेरी राय में पूरी तरह से तो नहीं निकलना चाहिए। अब आप अपने एलोकेशन को अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा कम इक्विटी करना चाहते हैं, डेट की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, वो शायद आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो पूरी तरह से निकलने का मतलब है कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे, वो मेरी राय में बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। तो बाजार को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। एक सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, इसी इसी सवाल में अगले प्रश्न पर जाएं उससे पहले, कि जैसे आपने कहा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब बहुत लोग ये कहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू क्या होता है। अब कुछ लोग को लगता है साल 2 साल 3 साल भी बहुत लंबा समय हो गया, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं 10-15 साल 20 साल के गोल, आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए। आप किस तरह कैसे डिफाइन करेंगे, कितने समय का नज़रिया अगर हो तो कोई बदलाव नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए मेरी राय में मिनिमम 8 से 10 साल का अगर व्यू है तब आप जो है लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। इससे कम में जो है आपका मीडियम टर्म व्यू है, आप शेयर बाजार में निवेश करना, अगर आप 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो वही एलोकेशन लेना जो 8 से 10 साल के व्यू में लेंगे तो वो रिस्की हो जाता है। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो कम से कम 8 से 10 साल का आपका होराइजन होना चाहिए। तो 8 से 10 साल के नज़रिए के लिहाज से अपने लक्ष्य तय कीजिए। अपने लक्ष्य को तय करने के बाद फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ करके अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, फिर पोर्टफोलियो बनाइए, और इसमें बहुत तेज़ी के साथ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल अब आजकल जो बहुत सामान्य तौर से पूछा जा रहा है, पैसिव फंड को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक्टिव या पैसिव, किस तरह के फंड में निवेश ज़्यादा फायदेमंद रहता है? और पैसिव फंड की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ फ़ायदे, खैर वो हम अगले सवाल में जाएंगे, लेकिन अभी अगर आपको एक्टिव या पैसिव, किस तरह के फंड आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? देखिए मेरी राय में तो दोनों का मिक्सचर जो है वो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा बनाता है।
अब पूरी तरफ से पैसिव जाने का मतलब है कि मैं फंड मैनेजर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ और एक्टिव फंड्स को कहीं ना कहीं मैं नकार रहा हूँ कि एक्टिव फंड मेरे लिए आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट को देखूँ तो कहीं ना कहीं मिड और स्मॉल कैप को जो आप खासकर स्मॉल कैप कैटेगरी को आप लेते हैं और आप निवेश करना चाहते हैं तो एक्टिव फंड्स अच्छे हो सकते हैं। लार्ज कैप फंड में जरूर चैलेंज रहा है कि जो अल्फा जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसमें पैसिव फंड्स भी अब एक अच्छे एक्सपोजर पे आ गए हैं अगर लार्ज कैप फंड्स में देखें। तो मेरी राय में इस तरह से अगर मिक्स करके अगर आप बनाएंगे तो अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। आप लार्ज कैप पैसिव फंड में चूज कर सकते हैं इंडेक्स फंड को। स्मॉल कैप में अगर आप जाते हैं तो अभी भी एक्टिव फंड जो है वो अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, तो उसमें एक्टिव फंड को चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो बेहतर बनेगा। जी, तो एक मिक्स पोर्टफोलियो जो है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अगले सवाल पर जाएं सर, उससे पहले एक छोटा सा सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। बहुत लोगों के इस तरह के सवाल भी आए थे जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि हम इस तरह का कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, तो लोगों का ये कहना था कि अगर अगर हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या अभी इक्विटी फंड में निवेश करने से बचना चाहिए? अगर हमारे 2-3 साल का नज़रिया है, क्या इस समय डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश करना ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकता है अगर नया कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं या जिनका छोटी अवधि का नज़रिया है? फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड आपको कैसे लग रहे हैं और किस तरह के रिटर्न की आप वहाँ उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है 2 या 3 साल का होराइजन है तो मेरी राय में आपको डेट फंड ही जाना चाहिए, उसमें इक्विटी फंड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी फंड्स का मतलब है आपको 8 से 10 साल का होराइजन लेके चलना पड़ेगा, वरना जो वॉलेटिलिटी अगर आप 2-3 साल के अंदर देखेंगे तो हो सकता है आपको रिटर्न जो आप चाह रहे हैं वो भी ना मिले और आप नेगेटिव में देखें रिटर्न को। तो वो जो कई बार होता है फर्स्ट टाइम निवेश करते हैं और सडनली नेगेटिव रिटर्न देखते हैं तो शेयर बाजार से कई बार इन्वेस्टर चले जाते हैं तो हमें रिटर्न मिला ही नहीं। तो मेरी राय में अगर आपका छोटी अवधि का होराइजन है डेट फंड को चूज करें 2 से 3 साल, 2 से 3 साल की होराइजन में। और आज के सिनेरियो में डेट फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड चूज करें, 3 साल का होराइजन है तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर होराइजन के अकॉर्डिंग अब डेट फंड में कैटेगरीज है, तो उससे आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप 3 साल को क्रॉस कर जाएंगे तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, वो आपके रिटर्न को और बेहतर बना सकता है। ठीक, तो अगर आपका बहुत लंबी अवधि का नज़रिया नहीं है, करंट सिनेरियो के हिसाब से कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबी अवधि का नज़रिया है, लंबे गोल हैं आपके, तो फिर आपको इक्विटी में अपना एक्सपोजर रखना चाहिए, ये जितेंद्र सोलंकी जी का मानना है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। वापस लौटते हैं, सेक्टोरल फंड पे हम बातचीत कर रहे थे। सेक्टोरल फंड पे सर बात निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खास तौर से बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है, अब मुझे कुछ जानकारी नहीं है तो हमने आईटी में लगा दिए, बैंक में लगा दिए, तो अगर बैंक चलेगा तो फिर हमारा शेयर, हमारा जो है रिटर्न भी बनता रहेगा। क्या ये इतना सिंपल है या यहाँ पर भी कुछ एक कंसर्न रहते हैं? किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए जब आप पैसिव फंड में, सेक्टोरल फंड में निवेश करने जा रहे हैं? तो इस सेक्टोरल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो एक बात तो जरूर है कि आप उस सेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, फार्मा हो या आईटी सेक्टर हो। अगर हम किसी सेक्टर फंड में निवेश करते हैं तो ये उम्मीद लगाते हैं कि वो सेक्टर आगे परफॉर्म करेगा। अब या तो आप जो है उस सेक्टर की समझ रखते हैं तो सेक्टर फंड में आप निवेश कर सकते हैं, और अगर आप समझ नहीं रखते हैं और सिनेरियो के अकॉर्डिंग देख के आप निवेश कर रहे हैं तो मेरी राय में ज्यादा एलोकेशन करने की उसमें जरूरत नहीं है। सेक्टर फंड में 5 से 10% का एलोकेशन आप लेके चल सकते हैं, लेकिन सेक्टर फंड में निवेश करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो वो जो बैड परफॉर्मेंस है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती है। हमने पहले देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हमने देखा है कैसे काफी लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग जो है डाउन अंडर परफॉर्मेंस रहा है। तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए अपने सेक्टर फंड में। अगर आप उस चीज के लिए रेडी हैं तो आप सेक्टर फंड में जो है निवेश कर सकते हैं, बट फिर भी ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आप उसको एक लिमिट के अंदर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत बड़े आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर पहले तो नहीं रखना है, 5 से 10% से ज़्यादा बिल्कुल जो है सेक्टोरल फंड में निवेश नहीं करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है तभी आप इस तरह के दांव खेलिए, वरना अगर सेक्टर नहीं चला तो फिर आपका निवेश भी जो है वो आगे नहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और 7वां सवाल आपसे पूछते हैं कि पोर्टफोलियो में ऐसे फंड को रखना चाहिए क्या जिनका एक्सपोजर विदेशी बाज़ार के अंदर हो? अगर विदेशी बाज़ार में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसका भी रोमांच लेना हो, ये पोर्टफोलियो में कितने फीसद इसका हिस्सा होना चाहिए और होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
देखिए, हम इंटरनेशनल फंड्स का एक्सपोजर का बेनिफिट हम पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं कि जहां जैसे इंटरनेशनल फंड्स ने परफॉर्म किया तो हमारे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में उसका कितना बेनिफिट हुआ। तो मेरी राय में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन को अच्छा कर सकता है। अब कितना होना चाहिए? पहली बात, आप किस मार्केट में निवेश करते हैं, किस इंटरनेशनल मार्केट में आप निवेश करते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सपोजर अगर आप लेते हैं तो 10 से 15% का एक्सपोजर मेरी राय में आप ले सकते हैं, वो अच्छा है। इसके अंदर भी आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना लें अगर आपको रिटर्न बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें दो चॉइस होती है कि या तो मैं कंप्लीट इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसे फंड हैं जो इंटरनली इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर लेते हैं, जैसे आपके फ्लेक्सी कैप फंड 30 to 33% जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर लेते हैं। तो या मैं उन फंड में निवेश कर सकता हूँ, उसमें मुझे इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है। ठीक। तो इन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा विकल्प है ये भी, तो इस पर भी आप नज़र अपनी बना सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो गया है, और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हमने जैसा कि शुरू में बताया था, जितेंद्र सोलंकी जी को हम एक काल्पनिक 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए एक पोर्टफोलियो वो बनाएं, आदर्श पोर्टफोलियो। मौजूदा माहौल को देखते हुए किस तरह का वो पोर्टफोलियो होगा सर, किस फंड में कितना एलोकेशन होना चाहिए, तो ये हमारे दर्शकों को एक आइडिया लग जाएगा कि अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से बिल्डअप किया जाए। देखिए, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं उसमें से 50% इक्विटी में रखूंगा, जिससे कि मुझे इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में मुझे वेल्थ एक्यूमुलेशन में हेल्प हो। जो रिमेनिंग 50% है उसमें से मैं 30-40% जो है वो डेट फंड में रखना चाहूंगा, जिसमें मिक्स होगा कुछ शॉर्ट टर्म फंड और कुछ लॉन्ग टर्म फंड। कुछ 10% मैं गिल्ड फंड की तरफ एक्सपोजर लेना चाहूंगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो होता है तो गिल्ड फंड के जो प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रिवर्स होगा तो गिल्ड फंड अच्छा रिटर्न देंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो मैं 10% वहां एलोकेशन देना चाहूंगा, और रिमेनिंग परसेंट जो है मैं गोल्ड की तरफ एलोकेशन देना चाहूंगा। इस पोर्टफोलियो में मैं अगर 1 लाख होगा मेरा, तो इस पोर्टफोलियो के साथ मैं अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। ठीक। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि जरा फुल स्क्रीन पे इसको दिखाया जाए, एक बार फिर से हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तरीके का एसेट एलोकेशन जो है किया गया है। इक्विटी फंड पे जो है सबसे ज़्यादा भरोसा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 50% हिस्सा यानी 1 लाख रुपये में से 50,000 रुपये इक्विटी फंड में जा रहे हैं। डेट फंड में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर जो है जितेंद्र जी की तरफ से कि कौन कौन से फंड वो चुनेंगे। 25 से 30,000 रुपये वहाँ पे वो लगा रहे हैं। गोल्ड में 8 से 10% के आसपास जो है वो वहाँ पर सोने में निवेश किया हुआ है, और कुछ पैसे इन्होंने 10% अभी इन्होंने कैश रखा हुआ है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आगे और दिखाई देती है तो उसमें निवेश करने के लिए उनके पास पैसे बचे रहें। अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। जितेंद्र जी, आपकी भी व्यवस्था है, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका आज के धन्यवाद विपुल जी। अपना समय देने के लिए, और इतना अच्छा पोर्टफोलियो जो है डिस्कशन के लिए और बनाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। तो फिलहाल फॉर्मूला गुरु को समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन आपकी जेब से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम लगातार मनी9 पे दिखा रहे हैं। आपने अभी तक मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे मनी9 के सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं बने हैं तो कर लीजिए। 1.25 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत तेज़ी के साथ लोगों की संख्या बढ़ रही है। आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, और हर दोपहर 2 बजे जुड़ना मत भूलिए लाइव। और लाइव जो है हम जुड़ रहे हैं आपके साथ, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, चाहे वो शेयर बाजार से जुड़ा मुद्दा हो या फिर किसी और विषय से जुड़ा मुद्दा क्यों ना हो। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।